नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 6 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है भारत में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की शुरुआत से। आईवीएफ को आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक बोला जाता है और भारत में आज ही के दिन यानी 6 अगस्त 1986 को भारत का फर्स्ट साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ। साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड पर हमने जोर क्यों दिया, आपको आगे मालूम चलेगा। लेकिन आगे चलने से पहले आपको एक टंग ट्विस्टर सुनना होगा। दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी दरअसल भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी असल में भारत का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी था। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर धीरे धीरे आगे की कहानी को आप सुनते जाएंगे तो आप पूरी बात समझेंगे। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में पैदा हुआ। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड्स ने गायनेकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो के साथ मिलकर के आईवीएफ की शुरुआत की थी, जिसके लिए 2010 में रॉबर्ट को नोबेल प्राइज मिला भी था। अब ये फैक्ट है, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। भारत में आईवीएफ की ऑफिशियल शुरुआत 1986 में हुई, जिसकी कहानी कुछ यूं है। श्याम और मणि दोनों पति पत्नी मुंबई में रहते थे। श्याम बीएमसी में नौकरी किया करते थे और उनकी पत्नी मणि एक पार्ट टाइम टीचर हुआ करती थी। शादी हुए उनको 4 साल हो गए और वो संतान चाहते थे, बावजूद इसके उनको संतान हो नहीं रही थी। सब कुछ सुख था उनके पास, लेकिन वो एक कमी महसूस करते थे। बहुत से डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, सबसे सलाह ली, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा से। डॉक्टर ने उन्हें एक नई तकनीक के बारे में बताया। ये तकनीक थी आईवीएफ। भारत में उस समय बस रिसर्च चल रही थी। डॉक्टर हिंदुजा 17 बार आईवीएफ का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोशिश फेल रही थी। उन्होंने मणि और श्याम को बताया कि केवल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, जिसके सक्सेस के चांसेस कम हैं। मणि और श्याम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। दुनिया में तब आईवीएफ की नई शुरुआत हुई थी और आईवीएफ को लेकर एथिक्स वगैरह की बहस खड़ी हो गई थी। लोगों ने ये कहा तब कि नेचर के साथ खिलवाड़ है, आप कुदरत से कैसे लड़ सकते हो। कुछ लोगों ने इसको भगवान से जोड़ दिया कि भगवान के विश के खिलाफ है। श्याम और मणि ने जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बात बताई कि वो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, तो उनमें से भी कई लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा 4 हाथ वाला हो जाएगा। किसने कहा कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा हो रहा है वो तुम्हारा ही होगा। खैर, डॉक्टर हिंदुजा की 18वीं कोशिश कामयाब रही और 6 अगस्त 1986 को टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई। बच्ची का नाम रखा गया हर्षा, क्योंकि हर्ष की बात भी थी। सबको लगा कि भारत ने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने में सफलता पा ली है। पैदा होने के बाद काफ़ी वर्षों तक हर्षा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रही। लोगों को लगता था कि टेस्ट ट्यूब में बनाया गया बच्चा कुछ अलग तरीके का होता होगा। हर्षा इस मामले में कहती हैं, मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मुझे लगता था कि टेस्ट ट्यूब तो सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होती है, तो क्या मैं भी एक एक्सपेरिमेंट हूँ। ये सोचकर मैं बहुत उदास हो जाया करती थी। ये हर्षा का कहना था। फिर डॉक्टर हिंदुजा ने उनको समझाया कि आईवीएफ से पैदा हुआ कोई भी बच्चा दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ही होता है, अंतर बस पैदा होने के तरीके में होता है। तब शक्तिमान का दौर था, तो डॉक्टर हिंदुजा ने हर्षा को उसी का उदाहरण दिया। उन्होंने हर्षा से कहा कि जैसे शक्तिमान को 5 तत्वों से शक्ति मिलती है, वैसे ही जब मेल शुक्राणु और फीमेल एग मिलते हैं तो बच्चे का जन्म होता है। दुनिया का हर बच्चा ऐसे ही बनता है और तुम भी ऐसे ही बनी हो। हर्षा को बात समझ में आ गई, लेकिन पहले टेस्ट ट्यूब बेबी होने के कारण वो हमेशा खबरों का हिस्सा बनी रही। फिर चाहे उनका 25वां जन्मदिन हो या उनकी शादी। 2018 में जब हर्षा माँ बनी तो उनके बच्चे की डिलीवरी भी डॉक्टर हिंदुजा ने ही की। इस पर आपको बहुत सारे न्यूज़ साइट्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आज के एपिसोड को लेकर जब कमल, हमारे साथी जो इन एपिसोड्स को लिखते हैं, वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। कुछ जगह भारत के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम हर्षा बताया गया, जबकि कुछ जगह कनुप्रिया लिखा था, कुछ जगह दुर्गा लिखा था। पहले तो उन्हें लगा कि हर्षा ही कनुप्रिया हैं, बचपन का नाम हो सकता है, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद एक नई कहानी पता लगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, भारत की पहली साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी तो हर्षा ही थी, लेकिन इससे पहले भी भारत में एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका था साल 1978 में। इंग्लैंड वाले टेस्ट ट्यूब बेबी के जस्ट 6 महीने बाद भारत दूसरा देश था जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने में सफलता पाई थी। लेकिन इस बात का जिक्र ना किसी मेडिकल जर्नल में हुआ, ना कहीं कोई खबर छपी। कारण कमबख्त सिस्टम, इस देश का घटिया सिस्टम। जिस वैज्ञानिक ने ऐसा किया था वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने चाहिए थे, उसे मिली एक गुमनाम मौत।
इस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। साल 1990 में डॉक्टर मुखर्जी की कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी, नाम था एक डॉक्टर की मौत। फिल्म में थे पंकज कपूर, शबाना आजमी और इरफान खान। फिल्म को तो नेशनल अवार्ड मिल गया, लेकिन इस कहानी का असली नायक डॉक्टर सुभाष 2003 तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहे। साल 2003 में जाकर आईसीएमआर ने माना कि भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का श्रेय वाकई डॉक्टर सुभाष को ही मिलना चाहिए, और ये सब हुआ एक दूसरे वैज्ञानिक के कारण। बड़े जिम्मेदार वैज्ञानिक जो किसी और के क्रेडिट के लिए लड़े, उनका नाम टीसी आनंद कुमार। 1986 में हुए टेस्ट ट्यूब बेबी का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो उसी टीम का हिस्सा थे। जब हर्षा पैदा हुई तो आनंद कुमार का बहुत नाम हुआ। आनंद इस बात से अनजान थे कि इससे पहले भी कोई टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था। 1997 में जब कुमार साइंस कांग्रेस में भाग लेने कोलकाता गए, उन्हें वहाँ डॉक्टर सुभाष के कुछ नोट्स मिले। ये नोट्स करीब 20 साल से धूल खा रहे थे। कुमार ने पाया कि नोट्स में आईवीएफ तकनीक और टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जिक्र था। ये देखकर कुमार हैरान रह गए कि 8 साल पहले भारत को आईवीएफ में सफलता मिल चुकी थी, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं हुई। कुमार ने इस मामले में तहकीकात शुरू की अपने लेवल पे। इसके लिए वो दुर्गा के माता पिता से जाकर मिले और इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी वाकई दुर्गा थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस काम को अब तक साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई स्वीकृति क्यों नहीं मिली। कुमार ने तय किया कि वो इस महान काम को दुनिया के सामने लाएंगे। 3 फरवरी 1997 को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुभाष को भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इसके 2 महीने बाद उन्होंने साइंस जर्नल करंट साइंस में एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। पेपर का टाइटल था भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के आर्किटेक्ट डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। आइए जानते हैं डॉक्टर मुखर्जी की कहानी। 16 जनवरी 1931 को पैदा हुए डॉक्टर सुभाष ने नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन दिनों गायनोकोलॉजिकल सर्जरी में नई नई रिसर्च सामने आ रही थी। डॉक्टर सुभाष भी इस सब्जेक्ट में बहुत दिलचस्पी लेते थे, इसीलिए वो रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी में पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन गए। 1967 में वो भारत लौटे और उन्होंने ओव्यूलेशन और स्पर्म जेनेसिस पर शोध करना शुरू किया। बेला अग्रवाल, जो आगे चलकर भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की माता बनी, उनकी ही पेशेंट थी। बेला की फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो गई थी और वो मां नहीं बन पा रही थी। इसीलिए डॉक्टर सुभाष ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन विट्रो यानी लैब में फर्टिलाइजेशन का एक मेथड डेवलप करना शुरू किया। 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष और उनकी टीम को इसमें सफलता मिली। उन्होंने अनाउंस किया कि भारत ने दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर लिया है। जैसा आज भी होता है, तब भी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। इसके अलावा बच्चा पैदा करने को लेकर लड़कियों पर प्रेशर भी बहुत हुआ करता था। इसको देखते हुए डॉक्टर सुभाष ने बच्ची का नाम रखा दुर्गा, यानी शक्ति की देवी। ये विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा देने वाली खबर थी। उन्होंने भ्रूण को 53 दिन 53 डेज तक शरीर के बाहर प्रिजर्व करने में सफलता पाई थी। ये कितनी बड़ी बात थी, इसे ऐसे समझिए कि इसके 5 साल बाद तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया। आनंद कुमार बताते हैं, सुभाष अपने समय से बहुत आगे थे। आईवीएफ की जिस तकनीक को उन्होंने डेवलप किया, ये तकनीक बहुत आसान थी और इससे पहले दुनिया में किसी और ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इंग्लैंड में पैदा हुए पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक इससे कहीं जटिल थी और आज जो तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है, वो भी डॉक्टर सुभाष के मेथड का ही एक विकसित वर्जन है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को तो आईवीएफ तकनीक ईजाद करने के लिए नोबेल मिला, सुभाष को मिली तो बस जिल्लत। भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी तक ने इस पर विश्वास नहीं किया। उनके क्लेम को बोगस कहकर उन्हें नकार दिया गया। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना था कि जब तक हम बच्चे से मिल नहीं लेते तो हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन सुभाष ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी को दुर्गा की असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि दुर्गा के माता पिता ऐसा नहीं चाहते थे। एक तो बच्चा ना होने को लेकर समाज का दबाव, ऊपर से उन्हें डर था कि अगर ये बात सबके सामने आई तो उनकी बेटी सर्कस का नमूना बन जाएगी। रिसर्च फाइंडिंग पेश करने के बावजूद डॉक्टर सुभाष पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर सरकार ने इसके वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई, जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जो इस फील्ड का जानकार तक हो। नतीजा हुआ कि सुभाष को धोखेबाज कहकर उनकी रिसर्च रोक दी गई। 1979 में अपनी फाइंडिंग पेश करने के लिए सुभाष जापान जाना चाहते थे। सरकार ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी। उनका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया। बहुत कोशिशों बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो हताश और निराश हो गए डॉक्टर सुभाष, और अंत में थक हार कर उन्होंने 19 जून 1981 को कोलकाता के अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। 2002 में जाकर उनके काम को मान्यता तब मिली
जब ICMR ने एक विशेष समारोह में कनुप्रिया को ये कहते हुए इंट्रोड्यूस किया कि वो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। पैदा होते समय इन्हीं का नाम डॉक्टर सुभाष ने दुर्गा दिया था। इस मौके पर कनुप्रिया ने कहा, मैं कोई ट्रॉफी नहीं जिससे किसी जीनियस के काम की मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे साइंटिफिक पिता को आज न्याय मिल गया। आज हज़ारों लोग माँ बाप नहीं बन पाते तो IVF का ही इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर सुभाष की ही देन है और एक देश के तौर पर ना हम उन्हें जीते जी इज्जत दे पाए और आज भी उनका नाम गिनती के लोगों को ही मालूम है। हम 20,000 का फ़ोन लेकर सोचते हैं कि यही इस फ़ोन की असली कीमत है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर हमें करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तो हम खुद से वो फ़ोन नहीं बना पाएंगे। उसमें किसी वैज्ञानिक, किसी इंजीनियर की सालों की मेहनत है क्योंकि, और वैज्ञानिक किसी निर्वात में तैयार नहीं होते हैं, वो तैयार होते हैं एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं से, इस बात से कि हम किन लोगों को मान और सम्मान देते हैं। जब तक हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने इंजीनियर्स को इज्जत देना नहीं सीखेंगे, एक देश के तौर पर कंगाल ही रहेंगे। किसी कल्पना चावला, किसी सत्या नडेला को देखकर खुश होते रहेंगे कि वो भारत के हैं। इस कहानी में एक फुटनोट मैं अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी या हाई कंपटीशन वाली या ऐसी किसी चीज़ में जिसमें आप सबसे पहले आने चाहते हैं, उसमें दो कंपटीटर्स एक दूसरे को पर्याप्त सम्मान दें। यहाँ पे एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो गुमनाम हो गया एक रिसर्च करके, उनके बाद कोई वैज्ञानिक आता है, वो रिसर्च करता है, अचीव करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये क्रेडिट किसी और को मिलना चाहिए तो वो उसके लिए लड़ता है, उस वैज्ञानिक का नाम सामने लेकर के आता है। इसी तरह की ह्यूमिलिटी काश हम सब में भी हो। तारिक के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने।